यकीनन कराटे स्कूल में तो सबसे अच्छे टीचर को भी देव या संत तकनीक के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। अगर होगी भी तो उन्होंने अपनी किताबें ऐसी जगह रखी होंगी जहां उन्हें आम लोग ना ढूंढ पाए। विपिन तो चाहता था कि वो कोई ऐसा तरीका बना ले जिससे ध्यान लगाने से तकनीक तेजी से बढ़े। मेरे पास लेवल 4 की विधि भी नहीं है, क्या टीचर तकनीक संग्रह में होगी? जाकर देख ही लेता हूँ। सचेतन ध्यान करने वाले किसी भी इंसान को अगले लेवल की विधि तभी मिलती थी जब उसने पिछला लेवल पार कर लिया हो। विपिन के पास लेवल 3 तक की ही विधि थी। लेवल 4 के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। कमरे से बाहर आकर उसने देखा कि सूरज ढले ज्यादा समय नहीं हुआ था और कुछ लोग अभी भी घूम रहे थे। चांद की रोशनी से फुटपाथ चमक रहा था। कुछ कपल पेड़ के नीचे बैठे हल्की आवाज में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पूरा वातावरण शांत था। विपिन भी बिना रुके तेजी से आगे बढ़ गया। उसे एक बड़ा मंडप दिखाई दिया। मंडप 2 हिस्सों में बटा हुआ था, टीचर का और स्टूडेंट का। उसके अंदर कई तरह की विधि और तकनीक के बारे में जानकारी थी। स्कूल की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक वो मंडप ही था। ग्रेट माधव। गेट के पास पहुंचकर विपिन ने एक बूढ़े आदमी को झुककर कहा। वो आदमी गेट के पास ही बैठा था। श्रेष्ठ माधव मंडप के रक्षकों में से एक थे। वे किस लेवल के थे ये तो पता नहीं था, लेकिन कहा जाता था कि वे स्कूल के श्रेष्ठों में से सबसे अच्छे थे। उनकी ताकत का कोई दूसरा उस स्कूल में नहीं था, लेकिन कई सालों से उन्होंने किसी से मुकाबला नहीं किया था, इसलिए उनकी असली ताकत को पता कर पाना मुश्किल था। विपिन, क्या तुम लेवल 4 पर पहुंच गए? माधव ने विपिन की ओर देखकर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। बस किस्मत ने साथ दे दिया, इसलिए विपिन ने बात ना छिपाते हुए उन्हें बताया कि वो लेवल 4 पर पहुंच गया है। शाबाश, बहुत अच्छे, मेहनत करो। स्कूल में तुम्हारे जैसे कम उम्र के टीचरों की बहुत जरूरत है। जी, इतना कहकर विपिन शांत हो गया और कदम बढ़ाकर संग्रह में चला गया। विपिन के जाते ही माधव सर हिलाते हुए बोला, अच्छा लड़का है, बस टैलेंट की कमी है और तकनीक विकसित करने में बहुत टाइम लगाता है। बाकी लोगों को लेवल 3 पार करने में 2 साल लगते हैं, लेकिन विपिन को वही लेवल पार करने में 3 साल लगे। लेवल 4 पर भी अगर ठीक तरह से ट्रेनिंग करेगा तो शायद ठीक ठाक टीचर तो बन ही जाएगा। बस अगली बार टीचर एग्जाम में इसके 0 नंबर ना आए। थोड़ा बड़बड़ाते हुए माधव शांत हो गए और फिर आंखें मूंद कर बैठ गए। विपिन स्कूल के जवान टीचरों में सबसे अच्छे स्वभाव का था। माधव के दिल में ना तो उसके लिए नफरत थी, ना ही वो कुछ ज्यादा पसंद था। बस दुख की बात तो ये थी कि उसमें टैलेंट नहीं था। विपिन को नहीं पता था कि माधव उसके बारे में क्या छवि रखते थे। उनकी बातों से बेखबर वो मंडप के अंदर चला गया। स्कूल का संग्रह का साइज लगभग उसके पिछले जन्म की लाइब्रेरी के बराबर था, लेकिन फिर भी स्वर्ग की लाइब्रेरी के सामने ये बहुत ही छोटा था। उन दोनों की तो बराबरी ही नहीं की जा सकती थी। वो ध्यान तकनीक के हिस्से की ओर चल पड़ा और फिर चौथी लाइन की किताबों के नाम पढ़ने लगा। वाकई लेवल 4 की यहाँ कई किताबें थी। उसके दिमाग में भी एक किताब आकार लेने लगी। ये किताब भी लेवल 3 की तरह ही थी। उसमें 1000 से भी ज्यादा गलतियां थी। यहाँ पर तो दूसरी ध्यान तकनीक की भी विधियां हैं, उन पर भी नजर मार ही लेता हूँ। विपिन को लेवल 3 की गलतियों को सुधारने का अनुभव था, इसलिए उन सभी गलतियों को पढ़ने की बजाय उसने और किताबों को देखना शुरू किया। चौथी लाइन में अलग तकनीक की कई किताबें थी। लेवल 4 की किताबों में नोट्स लिखे थे और पहले पढ़ने वालों ने उनमें गलतियां ठीक करने के कई तरीके भी लिखे थे। देखने से ही पता लग जाता था कि हजारों गलतियां होंगी उनमें। अगर विपिन की जगह कोई और होता तो उसका सिर चकरा जाता। आखिरकार इतनी किताबें और फिर उनमें भी इतनी विधियां, कई विधि तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी, इसलिए ये पता करना मुश्किल था कि कौन सी विधि किसके शरीर के लिए सही थी। अगर गलती से गलत विधि चुन ली तो इंसान पागल भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि विपिन के पास स्वर्ग की लाइब्रेरी थी, इसलिए वो ये पता करने में सक्षम था कि कौन सी विधि सही थी।
इसलिए उसने बाकी किताबें भी उठाकर उनके पन्ने पलटने शुरू कर दिए। एक और किताब उसके दिमाग में आ गई। विपिन अब बिना रुके किताबें उठा रहा था और पन्ने पलट पलट कर उन्हें वापस रखते जा रहा था। वो कुछ पढ़ने या कुछ भी ध्यान में रखने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो तो सिर्फ स्वर्ग की लाइब्रेरी में किताबों की गिनती बढ़ा रहा था, ताकि लाइब्रेरी की मदद से सभी में से एक सही तरीका ढूंढ सके। पन्नों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। कमजोर, बेवकूफ, श्रेष्ठ माधव पन्नों की आवाज से हैरान थे। अगर विपिन ने सचेतन तकनीक से ध्यान करना चुना था तो उसे बाकी की किताबों को देखकर भला क्या मिलेगा। उसे तो टाइम का सही इस्तेमाल करते हुए कागज पर विधि लिखनी चाहिए, ताकि फिर उसे ठीक कर ध्यान लगा सके। कभी एक तकनीक की गलतियां ठीक करने के लिए दूसरी तकनीक काम आ सकती थी, लेकिन अगर कोई अपनी तकनीक से ज्यादा दूसरी तकनीकों के बारे में पढ़ता था तो उसे भटकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता था। एक छोटी सी गलती ठीक करने के लिए रास्ता ही भटक जाना बहुत बड़ी मूर्खता थी। अगर बात ज्यादा बिगड़ गई तो इंसान पूरी तरह से पागल भी हो सकता था। 30 साल पहले एक टैलेंटेड आदमी था जिसका टैलेंट बाकी के आम लोगों से बहुत ज्यादा था। उसने भी यही सोचा था कि वो सभी तकनीकों को देखकर एक ऐसी तकनीक बना लेगा जो उसके शरीर के लिए परफेक्ट हो, लेकिन आखिर में कई सारी विधियां पढ़ने के कारण अपना चुना रास्ता ही भटक गया और पागल हो गया। लालच के कारण उसने अपनी जिंदगी बिगाड़ ली। यही सच्चाई थी और इसे ना मानने वाला कोई बेवकूफ ही हो सकता था। लेवल 3 को पार करने में जिसे 3 साल लगे, उसे टैलेंट के बारे में कोई बात ना ही करे तो अच्छा है। ऐसे टैलेंट के साथ तो उसे बस चुपचाप अपनी ही तकनीक पर फोकस करना चाहिए। और ये बाकी तकनीक की किताबें देख रहा है, कुछ देख भी रहा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। इसे तो देखकर ही लगता है कि इसका दिमाग हवा में उड़ रहा है। विपिन की जो छवि उनके दिमाग में थी वो और बिगड़ गई। लोगों की तारीफ पाने के लिए दिखावा कर रहा है। अगर दूसरी तकनीक देखनी ही थी तो कम से कम कोई ज्ञान तो ले ले। वो तो इतनी तेजी से पन्ने पलट रहा था कि कुछ भी पढ़ पाना नामुमकिन था। श्रेष्ठ खुद भी इतनी तेजी से नहीं पढ़ सकते थे, तो ये लेवल 4 का लड़का इतनी तेजी से भला क्या सीखेगा। ये पक्का लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। स्कूल का माहौल कितना गिर गया है, हर पीढ़ी के साथ उसका लेवल और गिर जाता है। इतना कह उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली ताकि ये सब और ना देखना पड़े। चलो काम हो गया। विपिन बहुत ही तेजी से विधियां देख रहा था। एक विधि 1 या 2 सांस में ही देख लेता था। 2 घंटे में ही उसने वहां रखी सारी विधियां देख ली थी और उसके दिमाग की लाइब्रेरी में अब तक हजारों किताबें आ गई थीं। चलो अब चलकर इन्हें ध्यान से परखा जाए। इतना सोच विपिन मुस्कुराते हुए वहां से बाहर जाने लगा। उसे खाली हाथ जाते देख माधव से रहा नहीं गया और उन्होंने विपिन से पूछा, तुमने कुछ नोट नहीं किया? अगर टाइम भी पास कर रहा था तो भी कुछ तो नोट कर लेता, ताकि अपने कमरे में जाकर परख सके। खाली हाथ ही आए थे और वैसे ही जा रहे हो। घूमने फिरने आए थे क्या तुम यहाँ पर? अरे नहीं, मैं तो बस एक नजर मारने आया था इन किताबों पर। विपिन मुस्कुराते हुए बोला और वापस जाने लगा। नजर मारना बेकार। स्कूल से ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। ऐसा इंसान टीचर कैसे हो सकता है? माधव चिल्लाते हुए गुस्से से बोले। तकनीक की विधियां हर ध्यान करने वाले के लिए नींव थी और हर किसी को उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये आदमी बस एक नजर मारने आया था और अब वापस जा रहा था। उसे कुछ तमीज है भी या नहीं? लगता है उन्हें ही प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी कि ऐसे टीचरों के साथ क्या करना चाहिए। स्कूल का नाम खराब होता है ऐसे टीचरों की वजह से। अपने कमरे में जाकर विपिन ने कागज पेन निकाला और लाइब्रेरी के लेवल 4 की विधि से ठीक हिस्सों को गलतियों से अलग करने लगा। फिर एक दूसरी किताब उठाकर उसने उसके भी सही हिस्से लिख लिए और कुछ और किताबें देखने के बाद विपिन का सिर दर्द हो रहा था। ये काम तो बहुत मेहनत का था और उतना आसान नहीं जितना कि मैंने सोचा था। अभी भी कई हजार किताबें बची थीं। वो इस काम को जल्दी खत्म करने का कोई तरीका सोच ही रहा था
कि उसके दिमाग में एक और झटका लगा। स्वर्ग की लाइब्रेरी में रखी हजारों किताबें धीरे एक ही किताब में मिल गईं। एक आवाज के साथ एक मोटी सी किताब उसके सामने आ गई। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। विपिन किताब खोल उसमें लिखी चीजें पढ़ने लगा। ये तो सारी विधियों के सही हिस्से की एक विधि है। इतना देख विपिन का चेहरा खुशी से लाल हो गया। उसे तो लगा था कि इतनी किताबें देखने में ही उसे बहुत टाइम लग जाएगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लाइब्रेरी ही उसके लिए सही हिस्सों की एक विधि बना देगी। ये किताब, इसमें तो एक भी गलती नहीं है। विधि में न केवल सचेतन बल्कि दूसरी तकनीकों के भी हिस्से लिखे थे। ऐसी किताब जो पहले किसी ने नहीं देखी हो। उसके दिमाग में उस किताब के नाम के लिए एक विचार आया। क्योंकि इसमें सही तरीके हैं और इसे स्वर्ग की लाइब्रेरी ने बनाया है, तो इसे स्वर्ग की ध्यान कला कह सकते हैं। इतना सोचते ही किताब का कवर हिलने लगा और उस पर एक नाम उभर आया, स्वर्ग की ध्यान कला। एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ। बिना गलतियों की विधि पाकर विपिन बिना किसी हिचक के बताए गए तरीकों से ध्यान लगाने लगा। उसके शरीर की नाड़ियां बड़ी हो रही थी। वो तेजी से हवा के कणों से एनर्जी इकट्ठी कर रहा था और उसे अपनी नाड़ी की ओर ले जा रहा था। लड़ाकू लेवल 4, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में ध्यान लगाने वाले को गहरी सांस लेना और सांस लेते हुए हवा से एनर्जी के कणों को लेना सीखना होता था और फिर वो अपने शरीर को जांच सके और एनर्जी के बहाव को नियंत्रित कर सके और उनका शरीर और उनका दिमाग एक सार हो सके। स्टेज 2 में वो कणों की एनर्जी को शरीर में रोककर अपने शरीर की कमियों को ठीक कर सकता था ताकि उसका शरीर एक आम इंसान से एक लड़ाकू के शरीर में बदल जाए। स्टेज 3 में वो जमा की हुई एनर्जी से अपनी चेतना को जगा सकता था। स्टेज 4 में वही चेतना और बढ़ जाती थी और वो उस चेतना का इस्तेमाल कर अपने शरीर को मजबूत बना सकता था, जिससे उसका शरीर तो ताकतवर बनता ही था, साथ ही साथ उसके शरीर के अंग भी अंदर से मजबूत हो जाते थे और वो किसी एक्सपर्ट की तरह उसे ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकता था। पहले 3 लेवल में ध्यान करने का बेसिक ज्ञान था। लेवल 4 में पहुंचने के बाद ही उस ध्यान का असर किसी के शरीर पर दिखना शुरू होता था। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती थी और वो बीमारी की चपेट में कम आता था। सचेतन तकनीक की मदद से चेतना का इस्तेमाल किसी के शरीर को पोषण देने के लिए किया जा सकता था, जिससे किसी की हड्डियां, त्वचा, मांसपेशियां और यहाँ तक कि जोड़ों को भी ठीक किया जा सकता था। लेकिन ध्यान कला विधि अलग थी। इसमें पोषण के लिए चेतना को बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि एनर्जी के कणों से ही शरीर को पोषण दिया जा सकता था ताकि चेतना को शरीर के दूसरे जरूरी हिस्सों तक पहुंचाया जा सके, जिससे एक ही साथ सभी कणों और चेतना का इस्तेमाल कर कम टाइम में ज्यादा टैलेंट बढ़ाया जा सकता था। गुड 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 गुड। एनर्जी नदी की तरह तेजी से उसकी नाड़ियों में बह रही थी। उसकी चेतना भी तेजी से बढ़ रही थी और वही एनर्जी शरीर के बाकी अंगों में भी जा रही थी। झूम 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 झूम। एनर्जी के कणों और चेतना को मिलाकर उससे अपनी हड्डियों और मसल्स मजबूत करने के लिए विपिन को ज्यादा टाइम नहीं लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी नसों में आग छोड़ दी हो और उसका शरीर तप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर उसी आग की वजह से चमक रहा हो। बूम। थोड़ी देर उस गर्माहट को झेलने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी चेतना उसके शरीर के कोने तक जा रही थी। अचानक उसे एक झटका लगा और फिर उसका शरीर शांत होने लगा, जैसे कोई बड़ी चुनौती पार कर ली हो और अब आराम करना चाहता हो। पहले उसका शरीर अकड़ा जकड़ा सा महसूस हो रहा था, लेकिन अब जैसे सारे बंधन टूट गए थे। उसे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था। अब उसका अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण था। उसे कोश से निकली एक नई तितली जैसा अनुभव हो रहा था। विपिन ने अपनी आंखें खोली। लड़ाकू लेवल 4, स्टेज 4। क्या मैंने ये लेवल पार कर लिया? वो हैरानी से बोला। स्टेज 4 पार करने का निशान ही यही था।
निशानी ये था कि पार करने वाले को अपने शरीर के बंधन खुलते महसूस होते थे ताकि वो बिना किसी बोझ के आगे ट्रेनिंग कर सके। वो कितनी देर से ध्यान में बैठा था? 2 घंटे, 4 घंटे। ओह, ये बदबू! किसी अजीब सी बदबू ने उसका ध्यान अपनी ओर किया। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसका पूरा शरीर एक मैली सी परत से ढका था। स्टेज 4 में शरीर को पोषण मिलता था और चेतना शरीर के हड्डियों और मसल्स को साफ कर उसकी गंदगी को शरीर से बाहर निकाल देती थी और फिर पूरा शरीर नया जैसा हो जाता था। पैदा होते ही इंसान जीने के लिए हर तरह का खाना खाते थे, जिसकी वजह से शरीर में गंदगी का ढेर जमा हो जाता था। स्टेज 4 में चेतना इसी गंदगी को दूर कर देती थी ताकि शरीर फिर से वैसा ही हो जाए जैसा कि प्रकृति ने उसे बनाया था। मैंने स्टेज 4 के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन मैंने किसी को इतना मैल निकालते हुए नहीं देखा। बदबू आती देख विपिन से रहा नहीं गया और वो एक ब्रश लेकर अपना शरीर साफ करने में लग गया। लेवल 4 में शरीर की सफाई होती है। एक ही बार में शरीर से इतना मैल निकाल देना और साथ ही शरीर मजबूत भी बना लेना किसी चमत्कार से कम नहीं था। शरीर को साफ करके विपिन ने देखा कि उसका शरीर तो मोती जैसे चमक रहा था। उसके शरीर पर ना कोई चोट का निशान बचा था, ना ही कोई खरोंच। पूरा शरीर एक छोटे से बच्चे की तरह साफ और मुलायम था। अपने शरीर के बदलाव को देखकर विपिन हैरान था। मेरी ऊर्जा। उसका ध्यान उसके नाड़ी में बह रही ऊर्जा पर गया। उसकी पहले की कीचड़ जैसी ऊर्जा बिल्कुल साफ हो गई थी, जैसे किसी झरने का साफ पानी हो और उसमें से हल्की खुशबू आ रही थी। ये ऊर्जा तो पक्का सबसे अच्छे स्तर की ऊर्जा थी। उसका शरीर ही नहीं, उसकी ऊर्जा भी साफ हो गई। ये कला तो बहुत शक्तिशाली है। विपिन हक्का बक्का रह गया। इतना करने के लिए लोगों को कई साल लग जाते थे, लेकिन उसने तो ये लेवल 4 घंटे में ही पार कर लिया। और न सिर्फ पार किया बल्कि स्तर भी बड़ा कर लिया। आखिर लाइब्रेरी ने इतनी अच्छी विधि कैसे बना ली? ये विधि तो बहुत पावरफुल है। मुझे अपनी ताकत गिन लेनी चाहिए। स्टेज 4 पार करने पर लड़ाकू लेवल 5 पर पहुंच जाता है और लेवल 5 में कदम रखते ही उसकी ताकत कम से कम 1 टन हो जाती है। विपिन इतना सोच दीवार की तरफ चल दिया जो कि उसके कमरे से थोड़ी ही दूरी पर थी। इस तरह की कई दीवारें पूरे स्कूल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी थी ताकि स्टूडेंट्स जब चाहें और जहां चाहें अपनी ताकत गिन सकें। लेवल 5 में लड़ाकू की ताकत 1 टन की हो जाती थी, यानी 1000 किलो। इतनी ताकत आम इंसान से कहीं ज्यादा थी और हाथी और सांड के बराबरी की ही हो सकती थी। लाइब्रेरी की कला तकनीक का इस्तेमाल कर विपिन का शरीर बेहतर हो गया था और उसने लेवल 4 भी पार कर लिया था। अपनी ताकत गिनने का ये बहुत अच्छा मौका था। क्या लोग जो कहते हैं वो सच है? क्या सच में उसकी ताकत 1 टन हो गई होगी? एक गहरी सांस ले विपिन ने अपने पैरों को धरती पर टिका लिया। फिर अचानक से घुटनों को मोड़ अपने शरीर को कमान के जैसे पोज बनाकर अपने हाथ से दीवार को पंच मारा। धाड़! उसके पंच मारते ही दीवार हिल गई और हल्की सी रोशनी हुई। 5 टन! दीवार पर अंक उभर आए। ये कैसे हो सकता है? वो अंक देखकर स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं सपना तो नहीं देख रहा। लेवल 4 के स्टेज 1 में ताकत 1 टन की होती है, स्टेज 2 में 2 टन की, स्टेज 3 में 3 टन की और स्टेज 4 में शरीर की ताकत 4 टन की हो जाती है। वो तो स्टेज 1 पर ही था और उसकी ताकत 5 टन है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये दीवार खराब तो नहीं? हो सकता है अच्छे स्तर की ऊर्जा के कारण शरीर को अच्छा पोषण मिला है। शौक से बाहर आ विपिन ने थोड़ा और सोचा। ये तो साफ था कि वो कोई टैलेंटेड लड़ाकू नहीं था। इसका मतलब तो ये हुआ ऐसा सिर्फ ध्यान कला तकनीक के बदलने से हुआ था। न सिर्फ उसकी तकनीक बदली थी बल्कि उसका शरीर, उसकी ऊर्जा में भी बदलाव हुआ था, जिसके कारण ही उसकी ताकत आम लड़ाकू से अलग हो गई थी और लेवल 5 पर होते हुए भी उसमें लेवल 5 से कहीं ज्यादा ताकत थी। वाह! स्कूल में कुछ गिने चुने टीचर ही थे जिनमें लेवल 5 की ताकत थी। नितेश जैसे टीचर तो इतनी ताकत के केवल सपने ही देख सकते थे। अब जब वो इस लेवल पर पहुंच ही गया है तो उसे लेवल 5 की विधि भी देख लेनी चाहिए।
अब क्योंकि उसकी ताकत बढ़ रही थी तो एक दिक्कत और आ गई। संग्रह से इतनी 1000 किताबें जो उसने पलटी थी वो अब बेकार थी। अब अगर उसे ध्यान केंद्रित करना शुरू करना था तो उसे लेवल 5 की विधियां देखनी पड़ेंगी। अब भी बहुत देर तो नहीं हुई है, हो सकता है संग्रह अभी भी खुला ही हो। सिर खुजाते हुए विपिन फिर एक बार संग्रह की ओर जाने के लिए मुड़ा। तुम फिर से आ गए? विपिन को फिर से संग्रह में जाते देख श्रेष्ठ माधव बोले, ये बेवकूफ अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ से गया था, ये वापस क्यों आ गया? विपिन को कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर हिम्मत करके बोला, माधव सर, मुझे लेवल 5 की विधि देखनी थी। वो ये कैसे कह सकता था कि उसी थोड़ी देर में ही उसने लेवल पार कर लिया है? अगर उसने ऐसा कुछ भी कहा तो माधव उसे या तो मार देंगे या फिर उसे पकड़कर पागल खाने ले जाएंगे। लेवल 4 और लेवल 5 की चेतना में ज्यादा अंतर नहीं था। अगर वो अपनी ऊर्जा को ना दिखाए तो एक्सपर्ट भी नहीं बता सकते थे कि वो लेवल 4 की है या लेवल 5 का। माधव सर भले ही ताकतवर हों, लेकिन ये कभी नहीं मानेंगे कि एक बिना टैलेंट का लड़ाकू पूरा लेवल सिर्फ 4 घंटे में पार कर गया। लेवल 5 की विधि किस लिए? माधव गुस्से से बोले। विपिन की ओर उनका बचा हुआ मान भी खत्म हो गया। पहले तो इसने लेवल 4 की विधि देखी भी नहीं और अब लेवल 5 की विधि देखने यहाँ आ गया। ये कैसा मजाक है? माधव सर, बात कुछ और है। मैंने आज एक स्टूडेंट बनाया है और उसके घर वाले मुझसे लेवल 5 के बारे में कुछ सवाल पूछ रहे थे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वे बहुत नाखुश थे। मैं बस उन सवालों के जवाब देखना चाहता हूँ ताकि आगे कभी ऐसी नौबत ना आए, विपिन ने बहाना बनाते हुए कहा। विपिन की बात सुन माधव ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ लोग भी ना बस पता नहीं कहाँ से इतने सवाल ले आते हैं। जाओ, तुम देख सकते हो, लेकिन भूल कर भी उस विधि को इस्तेमाल मत करना। अगर लेवल 4 पार किए बिना लेवल 5 की विधि इस्तेमाल करोगे तो भगवान भी तुम्हें पागल होने से नहीं बचा सकते। हाँ, मैं समझता हूँ। ठीक है, जाओ। इतना कहे माधव सर ने अपनी आंखें मूंद ली। लेवल 5 की विधि आखिरी लाइन में रखी है। जी, विपिन भागते हुए अंदर घुसा। बेकार, निकम्मा। विपिन के जाते ही माधव ने विपिन की छवि में 2 और गुण जोड़ दिए। अगर कोई पूछ भी रहा है तो क्या हुआ? तुम स्कूल के सबसे कम टैलेंटेड टीचर हो। ये स्वाभाविक है कि तुम्हें सारे जवाब नहीं पता होंगे, तो क्या दूसरों को अपना ज्ञान दिखाने के लिए तुम जवाब ढूंढने यहाँ आ जाओगे? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? कल मैं प्रिंसिपल से मिलने जाऊंगा और इस बेकार टीचर को यहाँ से निकाल दूंगा, माधव ने मन पक्का करते हुए कहा। ऐसे टीचर जो कि ठीक तरह से ध्यान भी नहीं लगा सकता, स्कूल में रखने से स्कूल का ही नाम खराब होगा। विपिन को नहीं पता था कि माधव से 2 ही मुलाकात के बाद उसका नाम माधव की ब्लैकलिस्ट में आ जाएगा। अगर उसे ये पता चला तो या तो उसे समझ नहीं आएगा कि वो रोए या हंसे। उसने तो सिर्फ एक बहाना बनाया था, सच में तो उसने लेवल 4 पूरा भी कर लिया था और इतना आगे आकर वो विधि ना होने की वजह से रुक तो नहीं सकता था ना। उसने जल्दी ही तकनीक लेवल 5 की लाइन ढूंढ ली। स्कूल का सबसे मशहूर और ताकतवर टीचर भी लड़ाकू लेवल 5 का ही था। लेवल 6 में पहुंचते ही वे श्रेष्ठ बन जाते थे। ये संग्रह सिर्फ टीचर के लिए था, इसलिए यहाँ लेवल 5 तक ही विधियां रखी थी और वे आखिरी लाइन में रखी थी। लेवल 5 में लेवल 4 के मुकाबले बहुत कम विधियां हैं। लेवल 4 के लिए 2000 से 3000 विधियां यहाँ रखी थी, लेकिन लेवल 5 सिर्फ 1000 ही थी। हालांकि सोचा जाए तो ये ठीक ही था, लेवल बढ़ने के साथ ही उसकी जानकारी कम हो जाती है। इतना पुराना स्कूल होने पर भी यहाँ लेवल 5 पार करने वाले लोग थोड़े ही थे, इसलिए उनके किताब और नोट्स भी कम थे। विपिन ने बिना टाइम गवाए एक एक करके किताबें उठानी शुरू की और उसके पन्ने पलटने लगा। 1 घंटे बाद उसने सभी 1000 विधियां देख ली थी और स्वर्ग की लाइब्रेरी में भी उन सभी की छवि आ गई थी। अब विपिन का यहाँ काम खत्म हो गया था, इसलिए वो उठा और मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर चल पड़ा। विपिन की हरकतें देख माधव ने मन ही मन फिर से उसे कोसना शुरू कर दिया। इसका कुछ नहीं हो सकता, ये नंबर 0 पर ही रहेगा। कमरे में वापस आकर विपिन ने पहले की तरह ही ठीक हिस्सों को लिखना शुरू कर दिया।
कुछ ही देर में लाइब्रेरी ने खुद ही सारे सही तरीकों की एक किताब उसके दिमाग में सामने लाकर रख दी। इस किताब पर बड़े अक्षरों में नाम लिखा था, स्वर्ग की ध्यान कला। उसने ध्यान फोकस करना शुरू किया। लेवल 5 की तकनीक लेवल 4 से मिलती जुलती थी। इस लेवल में लड़ाकू को अपनी चेतना को अपने शरीर से जोड़ना होता था। लेवल 5 की हर स्टेज में केवल इतना ही अंतर था कि वो जोड़ कितना मजबूत था। जितना ज्यादा मजबूत जोड़ होगा, इंसान उतनी ही ज्यादा ताकत लगा पाएगा। ध्यान कला में लिखे तरीके से विपिन ध्यान फोकस करने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी सारी ऊर्जा को कंट्रोल कर उसे धीरे धीरे अपने शरीर के साथ मिलाना शुरू किया। ये कला वाकई तकनीक बनाने के लिए ठीक थी। ये तकनीक बहुत ही सटीक थी। इसमें ना तो कोई गलती थी और ना ही कोई कमी। चेतना और शरीर को मिलाने का इससे अच्छा कोई दूसरा तरीका नहीं था। उसकी ताकत और उसकी चेतना का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। लेवल 5 स्टेज 1, लेवल 5 स्टेज 2, लेवल 5 स्टेज 3, लेवल 5 स्टेज 4। बूम! 4 घंटे बाद विपिन को एक झटका लगा। विपिन ने अपनी आंखें खोली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लेवल 5 स्टेज 4। उसे तो लगा था कि लेवल 5 पूरा करने में उसे बहुत टाइम लगेगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लेवल 5 को पूरा करने के लिए उसे सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। ये स्वर्ग की ध्यान कला तो कमाल है। पुराने विपिन के लिए तो लेवल 5 पार कर लेना स्वर्ग जाने जितना मुश्किल था, लेकिन इस नए विपिन ने तो ये इतने कम टाइम में कर दिखाया। ध्यान कला की मदद से ये काम खाना खाने और पानी पीने जितना आसान बन गया था। अभी तो आधी रात ही हुई थी। इतने कम टाइम में उसने लेवल 3 से लेवल 5 तक का सफर पूरा कर लिया। ये तो चमत्कार हो गया। और अगर उसे लेवल 6 की विधि पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा। अगर किसी भी तरह ये पता चल जाता है कि कौन सी शारीरिक बिंदु से ध्यान शुरू करना है, तो शायद आज ही वो लेवल 6 की भी 1-2 स्टेज तो पूरी कर ही लेगा। लेवल 6 स्टेज 1 में शरीर के सारे बंद हुए बिंदुओं को खोलना होता था। हर एक बिंदु को खोलने पर चेतना का लेवल बढ़ जाता था और इंसान की ताकत में इजाफा हो जाता था। कहा जाता था कि इंसान के शरीर में कुल 108 बिंदु थे, लेकिन इनमें से भी सिर्फ 72 को ही खोला जा सकता था और उन्हें खोलने का भी एक सिस्टम था। सबकी शारीरिक बनावट अलग होती है, इसलिए हर किसी को बिंदु खोलने का एक अलग सिस्टम या क्रम ढूंढना पड़ता था। अगर कोई सही क्रम नहीं ढूंढ पाया तो वो सिर्फ 3 या 4 बिंदु ही खोल पाता था और उसके बाद पूरी जिंदगी वहीं फंसा रह जाता था। ये सब बिल्कुल किसी नदी से रेती साफ करने जैसा था। रेती को नदी से निकलने वाली जगह से लेकर धीरे धीरे नदी के सागर में मिल जाने वाली जगह तक साफ किया जा सकता था। अगर कोई बीच रास्ते में ही शुरू कर आगे और पीछे की ओर सफाई करे तो कुछ ही दूरी पर जाकर रेती इकट्ठी हो जाएगी और नदी का बहाव ही रुक जाएगा, जिससे ना तो नदी साफ हो पाएगी और ना ही किसी को पानी मिल पाएगा। उसी तरह बिंदुओं को भी खोला जा सकता था एक सही क्रम से। अगर किसी को सही क्रम ना मिले तो 1-2 बिंदु खुलने के बाद पूरी जिंदगी बंद बिंदुओं के साथ ही लड़ना पड़ता था। इसलिए ही सही क्रम जाने बिना विपिन रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो आगे बढ़ने के लिए इतना भी उतावला नहीं था कि अपनी जिंदगी भर का रिस्क ले ले। वैसे भी एक रात में 2 लेवल पार कर लेना भी बहुत बड़ी बात थी। वो इतने में ही खुश था। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक अपनी ताकत किसी के भी सामने जाहिर ना होने देना ही बेहतर है। उसने पिछले जन्म में बहुत सारी किताबें पढ़ी थी और कुछ टीवी शो भी देखे थे। वो जानता था कि ऐसा टैलेंट होना भी एक जुर्म करने जैसा ही है। सबकी नजर में वो स्कूल का सबसे बेकार टीचर था। सबको पता था कि उसमें कोई टैलेंट नहीं था, फिर भी उसने किसी तरह एक ही रात में लेवल 5 के लड़ाकू की ताकत हासिल कर ली। अगर किसी को भनक भी लगी तो सभी उसके पीछे पड़ जाएंगे। ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि विपिन क्या छुपा रहा था। इसलिए किसी को भी उसके लेवल 5 तक पहुंचने की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। ये बात जितनी गुप्त रहेगी उतना ही विपिन के लिए अच्छा था। फिर भी एक बार तो अपनी ताकत देख ही लेनी चाहिए मुझे। ऐसा सोचकर विपिन एक बार फिर दीवार के पास पहुंच गया। जब लोगों को 1 टन की ताकत मिलती है तब उसके पास 5 टन की ताकत थी। अब जब वो लेवल 5 के टॉप पर है तो उसकी ताकत कितनी बढ़ गई होगी। उसने दीवार पर जोर से पंच मारा। धाड़! एक हल्की रोशनी हुई और दीवार पर अंक उभर आए। 8 टन।
टन 8 टन, ये तो लेवल 6 से भी स्टेज 1 पार करने के बाद मिलती थी, जब इंसान के कम से कम 4 बिंदु खुल जाते थे। ये देखकर तो विपिन की आंखों में चमक आ गई। एक आम लेवल 5 का लड़ाकू के पास 4 टन की ताकत होती थी, लेकिन विपिन के पास 8 टन की शक्ति थी। इसका मतलब तो हुआ कि वो 4 बिंदु खोल चुके लेवल 6 के एक्सपर्ट जितना शक्तिशाली था। ईश्वर की ध्यान कला, वाह! विपिन अपनी तरक्की से बहुत खुश था। इतनी मेहनत के बाद उसे भूख लग रही थी, इसलिए अब वो कुछ खाना चाहता था और फिर सोना चाहता था। लेकिन अचानक उसे कोई आवाज सुनाई दी। विपिन हैरान था, इतनी रात को मेरे कमरे के आसपास कौन होगा? उसकी ट्रेनिंग की वजह से उसकी नजर और सुनने की शक्ति भी तेज हो गई थी। उसे किसी के आसपास होने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। कोई उसके कमरे से थोड़ी दूरी पर ही झाड़ियों में छुपा हुआ था और उसे ऐसा भी लग रहा था कि वही इंसान उसके कमरे की ओर टक लगाए देख रहा था। लगता है कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि कमरे में कोई है या नहीं। उसे अभी विपिन के पास ही खड़े होने का एहसास नहीं हुआ था। विपिन उस समय अपने कमरे में नहीं था। वो कमरे से थोड़ी ही दूर बनी ताकत पता करने वाली दीवार के पास खड़ा था। अपनी शक्ति गिनने के बाद विपिन सांस धीमी कर वहीं खड़ा था, इसलिए उस छुपे हुए इंसान को विपिन के होने की भनक नहीं थी। चलो पास चलकर देखूं तो आखिर इतनी रात को कौन मुझे परेशान करने आया है। विपिन को क्या पता था कि उसकी ट्रेनिंग के बाद ही उसे किसी से निपटना पड़ेगा। उसे शक था कि कहीं पुराने विपिन की वजह से तो वो यहाँ नहीं आया था। वो याद करने लगा कि पुराने विपिन का किसी के साथ कोई झगड़ा तो नहीं था। हालांकि उसने कुछ खास हासिल तो नहीं किया था, लेकिन ऐसी भी कोई बात उसे याद नहीं आई जहां कोई रात को उससे मिलने आया हो। जो भी हो, मुझे सुनिश्चित करना होगा कि वो मुझे पहचान ना ले। वो उस इंसान से मिलने आगे बढ़ ही रहा था कि उसके दिमाग में एक ख्याल है। पूरे स्कूल को पता है कि मैं लेवल 3 पर हूँ। अगर इस समय विपिन लेवल 5 की शक्ति दिखाएगा तो सामने वाला जरूर उससे डर जाएगा। और अगर ये बात स्कूल में फैल गई कि किसी ने विपिन को लेवल 5 की शक्ति के साथ देखा है, तो कोई ना कोई पूछताछ होगी, जिससे विपिन का सच सबके सामने आ जाएगा। नहीं, चाहे जो भी हो, विपिन की पहचान सामने नहीं आनी चाहिए। फिर उसे वो सारी फिल्में याद आ गईं जो उसने दूसरी दुनिया में देखी थी। उन्हीं फिल्मों से उसे एक आइडिया है। उसने अपनी बाजू से एक कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और उससे अपना चेहरा छिपा लिया। थोड़ी तैयारी करने के बाद विपिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर धीरे धीरे उस इंसान के पास जाने लगा। उसके कदम बेहद हल्के थे। उसने कभी भी ऐसा पहले नहीं किया था, लेकिन लेवल 5 की ट्रेनिंग की वजह से उसका अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण था और उसे स्कूल के नक्शे का भी अच्छा ज्ञान था। इसलिए उस छिपे हुए इंसान को विपिन के पास आने की आहट नहीं हुई। वो सरकते हुए उसके करीब 10 मीटर पीछे पहुंच गया। इतने करीब से विपिन को वो आदमी साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने काले कपड़े पहने थे, उसका भी चेहरा ढका हुआ था, इसलिए ये बता पाना मुश्किल था कि वो कौन था। लड़के, तुमने मेरी मैडम को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। विपिन एक बड़े से पेड़ के पीछे छिपा था, लेकिन उसे उस इंसान की बड़बड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही है। विपिन ने याद करने की कोशिश की। उसे भरोसा था कि उसने ये आवाज पहले भी कहीं सुनी थी, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहा था कि उसने इसे कहाँ सुना था। विपिन अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश कर रहा था। ये आवाज पुराने विपिन की यादों में है या उसके चले जाने के बाद की। अचानक से वो इंसान उठा और उसके कमरे की ओर जाने लगा। चलते हुए उसने अपने कपड़ों में से कुछ निकाला। एक हल्की चमकती चीज। विपिन ने ध्यान से देखा, एक खंजर। खंजर को निकाला। तुम मुझे मारना चाहते हो? खंजर देख के डर से विपिन के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये तो अच्छा हुआ कि वो ध्यान में था और सो नहीं रहा था, नहीं तो ये आदमी जिस खामोशी से उसे मारने आ रहा था, विपिन को पता भी नहीं चलता और वो नींद में ही मारा जाता। मुझे पता करना ही होगा कि कौन मेरी जान के पीछे पड़ा है। विपिन को इतना तो समझ में आ गया था कि अगर ये आदमी इस काम में इतना माहिर था तो ये अकेला नहीं होगा। जरूर ये किसी गैंग का हिस्सा था जो उसे मारना चाहते थे। अगर विपिन ने इस गैंग का पता लगाए बिना इस आदमी को नुकसान पहुंचाया तो अगली बार शायद और भी लोग उसे मारने आ जाएं। जब तक वो इस गैंग का पता नहीं लगा लेता, तब तक वो चैन से सो भी नहीं पाएगा।
तुम कौन हो? विपिन सोच ही रहा था कि कैसे इस आदमी को अपने गैंग के बारे में बताने के लिए मजबूर करे कि उसे एक हल्की आवाज आई। विपिन ने मुड़कर देखा तो पाया कि वो आदमी विपिन के पास ही खड़ा था और उसी की ओर देख रहा था। विपिन सोचने में इतना डूब गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका अपनी सांस पर से कंट्रोल छूट गया। विपिन ने ऐसी कंडीशन का सामना पहले कभी नहीं किया था। सामने वाले आदमी के हाथ में खंजर देख वो 1 मिनट के लिए बेचैन हो गया और इतने में ही सामने वाले को विपिन के होने की भनक लग गई। मैं? अचानक से पूछे गए सवाल ने विपिन को स्तब्ध कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उसे एक आइडिया आया। मैं विपिन को मारने आया हूँ। वही बेकार टीचर। तुम कौन हो? आवाज बदल कर विपिन ने जवाब दिया। विपिन को लगा था कि ये आदमी भी उसे मारने आया था, तो अगर विपिन भी अपना मकसद वही बताएगा तो सामने वाला घबरा जाएगा। जवाब सुन काले कपड़े वाले आदमी को हैरानी हुई। तुम उसे मारने आए हो? लेकिन उसने देखा है कि वो भी चेहरा ढककर आया था और जिस तरह छिपते छिपाते यहाँ आया था तो शायद वो सच ही बोल रहा होगा। विपिन को अपने ही बारे में भला बुरा बोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा था। बिल्कुल स्कूल के सबसे बेकार टीचर को अगर छूट मिल गई तो स्टूडेंट्स को ही नुकसान पहुंचाएगा। वो ठीक है, तो तुम जाओ उसे मार दो। तब तक मैं नजर रखता हूँ कि कहीं कोई हमें पकड़ ना ले। विपिन की बोलती बंद हो गई है। उसे क्या पता था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। उसने फिर भी बात संभालने की कोशिश की। मुझे लगता है ये काम तुम्हें करना चाहिए और मैं नजर रखता हूँ। वैसे भी हम दोनों ही उसे मारने आए हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि उसे कौन मारेगा? नहीं, तुम ही मारो। मैं उसे मारने नहीं आया था। मैं तो उसे बस सजा देना चाहता था, लेकिन अगर वो मारा गया तो और भी अच्छा है। काले कपड़े वाले आदमी ने उसे उकसाने की कोशिश की। सजा देना चाहते थे? विपिन को समझ नहीं आ रहा था कि अगर सिर्फ सजा देना चाहता था तो खंजर लेकर क्यों आया था। विपिन से रहा नहीं गया और उसने पूछा, तुम उसे कैसे सजा देते? उस टीचर ने मेरी मैडम के साथ बुरा बिहेव किया, इसलिए मैं उसके शरीर के एक हिस्सा अलग करना चाहता था। फिर ना वो लड़का रहेगा और ना लड़की बन पाएगा। वो गुस्से से बोला। उस आदमी का असली इरादा जानने के बाद विपिन ने डर के मारे एक कदम पीछे ले लिया। क्या अगर मैं इस दिन के बाद भी आराम से सो पाया तो शायद मैं राजा की रक्षा करने के काबिल बन जाऊं। तुम हो कौन? तुम इतना भयानक कैसे हो? क्यों हो? मैडम से बुरा बर्ताव। विपिन ने याद करने की कोशिश की कि पुराने विपिन ने ऐसा क्या किया था जो वो इस सजा का हकदार बन गया था। दिमाग पर जोर डालने पर भी उसे ऐसा कोई पल नहीं याद आ रहा था जब विपिन ने किसी लड़की को धोखा दिया हो या उसकी इज्जत पर हाथ ही डाला हो। उसने तो किसी लड़की को कभी बुरा भी नहीं कहा था। विपिन ने तुम्हारी मैडम को छेड़ा? मुझे तो बस इतना ही पता था कि वो एक बेकार टीचर है। मैंने ऐसा तो कभी नहीं सुना कि विपिन ने किसी लड़की को छेड़ा है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? विपिन ने पूछा। वो आदमी इंसान के भेष में जानवर है। टीचर? काहे का टीचर? शैतान है वो। मेरी मैडम। जाने दो, मैं जितना उसके बारे में सोचता हूँ मुझे उतना ही ज्यादा गुस्सा आता है। उस आदमी की दबी हुई आवाज में भी उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। विपिन को तो यमराज के दर्शन होने शुरू हो गए थे। ऐसा भी क्या हुआ कि वो उसे शैतान मान रहा था? उसने ऐसा भी क्या कर दिया? अरे वो छोड़ो, पहले तो ये पता चले कि आखिर ये कौन सी मैडम है जिसकी वजह से उसकी मरने की नौबत आ गई। अपने गुस्से को काबू करते हुए उस आदमी ने आगे पूछा, तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? मैं अचानक से पूछे जाने वाले विपिन को कोई जवाब नहीं सूझा, लेकिन फिर उसने आवाज कहते हुए कहा, मैं लड़कियों को परेशान करने वाले टीचर को जिंदा नहीं छोड़ सकता। विपिन की बात उस आदमी ने पकड़ ली। तुम्हें पता है कि वो लड़कियों को परेशान करता है? उसने किसी और को भी परेशान किया है क्या? किसे? विपिन घबरा गया। वो तो तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब क्यों दूं? आदमी ने देखा कि विपिन कुछ नहीं बताना चाहता। उसे शक तो हो रहा था कि, लेकिन फिर भी भरोसा करते हुए उसने आगे कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों के काम एक ही हैं, तो तुम पहले जा सकते हो। इतना कहकर उसने हाथ बढ़ाकर विपिन को जाने का इशारा किया। विपिन बोला, नहीं, तुम आगे जाओ। अगर मैंने अपना काम पहले किया तो तुम्हारी सजा मिलने से पहले ही वो मर चुका होगा। बेहतर होगा अगर तुम उसे पहले सजा दो, फिर बाद में मैं उसे जान से मारूंगा। अब उस आदमी को विपिन पर शक होने लगा था। वो उसे ध्यान से देखने लगा। क्या ये कोई इत्तेफाक था? जब वो विपिन को सजा देने आया तभी कोई और उसे मारने आ गया। अगर उसे सामने वाले की ताकत का थोड़ा भी अंदाजा होता तो अब तक वो उसे मार चुका होता, लेकिन इसने तो अब तक कुछ नहीं किया। उसे शक करते देख विपिन ने उसे उकसाने की कोशिश की। क्या हुआ? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अगर मुझे उसे मारना ना होता तो मैं आधी रात को यहाँ क्यों आता?
विपिन की बात सुन काले कपड़े वाले आदमी को थोड़ा यकीन हुआ और उसने हाँ में सिर हिलाया। ये तो सच था, रात बहुत हो गई थी। अगर वो किसी को मारने नहीं आया था तो चेहरा ढककर यहाँ वहां क्यों घूमता? थोड़ा सोचकर विपिन से बोला, ऐसा नहीं है कि मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा मकसद एक ही है तो क्यों ना हम साथ में चलें। उसके मन में अब भी शक था। तुम्हें अब भी यकीन नहीं है? कोई बात नहीं, कम से कम इंसानियत के नाते ही मान लो मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो चलो साथ में चलते हैं। विपिन ने आगे बात ना बढ़ाते हुए कहा। इतना कहकर वो आगे चल दिया। विपिन को चलते देख उस आदमी ने फौरन विपिन की ताकत का अंदाजा लगा लिया। लेवल 5 स्टेज 4। उसने भी अपना खंजर कसकर पकड़ा और विपिन के पीछे चल दिया। अपने पीछे उस आदमी को आते सुन विपिन ने पीछे मुड़कर उसे देखा। बूम! उसके दिमाग में लाइब्रेरी की तस्वीर बन गई और उसमें एक किताब बन गई। जिस तरह से वो आदमी चल रहा था ऐसा लग रहा था जैसे जंग लड़ने जा रहा हो। जब तक उसके पास लाइब्रेरी थी तब तक सामने वाला कोई भी तकनीक का इस्तेमाल करे विपिन को उसके बारे में जानकारी मिल जाती थी। लाइब्रेरी उस पर एक किताब बना लेती थी जिससे उसकी तकनीक और कमियां दोनों लिखी होती थी। विपिन ने उस आदमी की किताब की ओर देखा। उसके कवर पर 2 अक्षर लिखे थे, अनुराग अंकल। ये नाम जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मैंने ये नाम कहाँ सुना है? नाम पढ़कर विपिन सोच में पड़ गया। फिर उसने किताब खोलकर पढ़नी शुरू कर दी। अनुराग अंकल, करीम नगर के मेयर का नौकर, लेवल 6 स्टेज 1, 8 बिंदु खुले। ये तो वही है। करीम नगर का नाम सुन विपिन को उस आदमी की याद आ गई। ये तो वही नौकर है जो उसे उसी की क्लास में धमका रहा था जब उसने रेनू को अपना स्टूडेंट बनाया था। इसलिए इसकी आवाज और नाम जाने पहचाने लग रहे थे। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जिस मैडम की बात कर रहा है वो रेनू थी। मैंने उसके साथ ऐसा तो कुछ नहीं किया जिसकी वजह से इसे इतनी दूर से मुझे मारने के लिए यहाँ आना पड़ा। मेरा नाम बिगाड़ रहे हो। मुझसे ताकतवर हुए तो क्या हुआ, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। विपिन जितना इस बारे में सोचता उसे उतना ही गुस्सा आ रहा था। अगर बात पुराने विपिन की होती तो वो माफी मांग लेता। उसे जितना भी बुरा लगे लेकिन वो माफी जरूर मांगता। लेकिन बात तो ये थी कि उसने कुछ किया ही नहीं था। अनुराग उसे बिना वजह ही दोषी मान रहा था। ये तो हद ही हो गई। उसके दिमाग में गुस्सा भरे तो जा रहा था लेकिन वो अनुराग के नाम की किताब पढ़ता रहा। कमियां 16। उसका सबसे कमजोर हिस्सा उसकी पीठ के निचले हिस्से में था। अगर सीधा वार किया जाए तो रक्षा नहीं की जा सकती। 2, 3। पहले की तरह ही किताब में सारी कमियां लिखी थी। 8 बिंदु खोल सकने के कारण उसकी ताकत 12 टन की थी। अगर विपिन उस पर सीधा वार करेगा तो पक्का हार जाएगा। लेकिन क्या हुआ अगर तुम लेवल 6 पर हो? क्या हुआ अगर तुम्हारी ताकत 12 टन की है? अगर मैंने भी आज तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी विपिन नहीं। विपिन अचानक से रुक गया। विपिन को ठहरते देख अनुराग ने पूछा, क्या हुआ? वो देखो, स्पेस शिप। विपिन ने पीछे इशारा करते हुए कहा, स्पेस शिप? ये स्पेस शिप क्या होता है? अनुराग ने घबराते हुए पूछा और पीछे की ओर देखने लगा। तो लगा कि किसी ने उन्हें देख लिया है। ऐसा करने से उसकी पीठ विपिन की ओर आ गई। अनुराग अभी भी देखने की कोशिश कर रहा था कि स्पेसशिप क्या होता है। उसने तितली के बारे में सुन रखा था, जासूस और निजा के बारे में भी सुना था। ये स्पेसशिप कौन था? नर्क में जाओ तुम। विपिन को इसी मौके का इंतजार था। वो बिना टाइम गवाए थोड़ा पीछे हुआ और अपनी पूरी ताकत से उसने अनुराग की पीठ पर लात मार दी। इससे पहले कि अनुराग कुछ कर पाता, लात उसके सबसे कमजोर हिस्से पर लगी। इतनी जोर से झटका लगने के कारण वो उछलकर पास ही पड़े एक बड़े पत्थर से सिर के बल टकरा गया। उसके सिर पर गहरी चोट लगी और खून बहने लगा। तुम मेरे शरीर के हिस्से अलग करने आए थे। क्या मैं अब तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करूं? विपिन जितना ज्यादा उसके बारे में सोचता उतना ही ज्यादा गुस्सा हो जाता। वो गुस्से से लाल आगे बढ़ा और अनुराग के ऊपर जाकर बैठ गया। फिर उसने उस पर पंच की बरसात शुरू कर दी। लेवल 6 एक्सपर्ट। कहाँ का एक्सपर्ट? अगर कोई उनके कमजोर हिस्सों को हाथ भी लगा दे तो सब ढेर हो जाते थे। वे कितने भी शक्तिशाली हों, अगर अचानक से वार कर दिया तो सब मारे जाएंगे। अनुराग को अंदाजा भी नहीं था कि ये आदमी जो थोड़ी देर पहले विपिन को मारना चाहता था वो उल्टे उसी पर पागल की तरह वार करेगा। और उसने उसके पीठ पर जोर से मारा था जिसकी वजह से उसकी शक्ति तो कम हो गई थी, साथ ही साथ उसका शरीर अकड़ गया था और अब हिलना भी मुश्किल हो गया था। वो चाह कर भी पलटवार नहीं कर सकता था। कुछ ना कर पाने के कारण उसे गुस्सा भी आ रहा था और हताशा भी महसूस हो रही थी। गुस्से से आग बबूला हो उसका शरीर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई अनजान आदमी उस पर वार क्यों करेगा। उसने अभी तो साथ में उस विपिन को सबक सिखाने का वादा किया था। धोखेबाज, कहाँ गया तुम्हारा भरोसा? कहाँ गई तुम्हारी इंसानियत?
और सबसे बड़ी बात, चाहे जो हो तुम, लेवल 5 के लड़ाकू हो, एक्सपर्ट लेवल के बराबर ही हो, कम से कम लड़ाई के नियम का तो सम्मान किया होता। मुझसे झूठ बोला और फिर धोखे से वार कर दिया। अब बिना पलटवार के मुझे मारे जा रहे हो। तकनीक का क्या हुआ? सामने वाले को मौका देने का क्या हुआ? अरे पोज का क्या हुआ? इस तरह से तो सड़क के गुंडे भी नहीं लड़ते। अनुराग को अब सिर्फ चेहरे पर दर्द ही महसूस हो रहा था। उसे विश्वास हो गया था कि उसे धोखा दिया गया था। अनुराग को बुरी तरह मारने के बाद विपिन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। अनुराग का नकाब उसके चेहरे से उतर गया था। उसका मुंह पंच खाने से बुरी तरह सूज गया था। हाल इतना बुरा था कि शायद उसे उसके घर के लोग भी ना पहचाने। ओह, अब जब विपिन का गुस्सा उसके दिमाग पर हावी नहीं था तो उसने हालत का जायजा लिया। क्या हो गया? ये आदमी मेयर का नौकर है और मेरी स्टूडेंट रेनू का अंकल है। ये मुझसे क्या हो गया? सबक सिखाना एक बात है, लेकिन मेरे गुस्से के कारण इसकी हालत मरने जैसी हो गई है। मैं इसे मार तो नहीं सकता ना? जो भी हो, वो आदमी रेनू का अंकल था। अगर विपिन वाकई में उसे मार दे तो रेनू और बाकी बच्चों को अपना स्टूडेंट बनाना बेकार नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बाद में उन्हें मनाने का कोई मौका आएगा ही नहीं। वैसे भी करीमनगर देश का बहुत नामचीन शहर था। इतने बड़े शहर का मेयर बनना आसान बात नहीं थी। वाकई रेनू के पिता बहुत ही शक्तिशाली और मशहूर होंगे, तभी तो वे करीमनगर के मेयर बन पाए। अगर उनका नौकर मारा गया और उन्होंने इस मुद्दे की जांच करवाई तो हो सकता था कि विपिन पकड़ा जाए, तो उसे मौत की सजा ही मिलती। इस दुनिया में आए उसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। उसके कोई शक्तिशाली जानकार नहीं थे जो उसकी मदद करे, इसलिए उसका शांत रहना ही अच्छा था। मुझे ध्यान देना होगा कि किसी को मुझ पर शक ना हो, विपिन ने सोचा। अब उसे अनुराग को जिंदा छोड़ना था, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर अनुराग इस हालत में पाया गया तो सबसे पहले शक की सुई विपिन पे रही जाएगी। वो उसी के कमरे के बाहर चाकू के साथ मिला था, और क्योंकि अनुराग उसी को मारने आया था तो लोग सोचेंगे कि विपिन ने ही बचाव में उसकी ये हालत कर दी। अरे हाँ, मुझे पता है कि बलि का बकरा किसे बनना है। अगर वो आज मुझे नीचा दिखाने ना आया होता तो मुझे उसका ख्याल भी नहीं आता। विपिन को एक आदमी का ख्याल आ रहा था, वही आदमी जो आज प्रशा के साथ था, जो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। अभी वैसे भी अभी श्रेष्ठ का पोता था। अगर उसने अनुराग को मारने का दोष अभी के सिर पर डाल दिया तो अनुराग उससे बदला लेने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अगर उसने बदला लेने की कोशिश की तो ये तो और भी अभी बेहतर था। दोनों के आपसी झगड़े में विपिन बच जाता, वे दोनों आपस में ही लड़ मरते। ऐसा जाल बनाकर विपिन गहरी आवाज में अभी की तरह बोला, मेरी विपिन से दुश्मनी है। आज दिन में उसने मेरा मजाक उड़ाया था, इसलिए मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया तो प्रशा उसे जरूर मुझ पर शक होगा कि ये काम मैं नहीं किया है, और फिर वो मुझसे मिलना छोड़ देगी। ये सब तुम्हारी ही गलती है। ना तुम आज मुझे मिले होते और ना मुझे तुम्हारा ये हाल करना पड़ता। क्या? अनुराग को अब समझ में आया कि उसकी पिटाई क्यों हुई थी। वो जवाब देना चाहता था, लेकिन उसका मुंह इतना सूजा था कि वो कुछ भी बोल पाने में समर्थ नहीं था। अनुराग को कुछ ना बोलता देख विपिन ने उसे वहां से जाने को कहा। वो अनुराग की छाती से खड़ा हुआ और उसके पेट पर लात मारकर उसे थोड़ा दूर तक फेंक कर बोला, जाओ अब। मनी मन विपिन को कोसते हुए अनुराग ने उठने की कोशिश की। उसे पता था कि अभी वो कुछ भी कर पाने लायक नहीं था, इसलिए उसके लिए दांत भींचते हुए वहां से चले जाना ही ठीक था। वो किसी तरह खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए वहां से जाने लगा। अरे, इस आदमी के बारे में दो चीजें पता चली थी। पहली कि आज इस आदमी का विपिन से झगड़ा हुआ था और विपिन ने इसे अपने शब्दों या हरकतों से गुस्सा दिलाया था, और दूसरी कि ये आदमी और विपिन शायद एक ही लड़की को पसंद करते थे, और जिस लड़की को ये दोनों मनाना चाहते थे उसके नाम में प्रशा शब्द आता था। इन दोनों बातों से वो ठीक हो जाने पर इस आदमी को ढूंढ ही लेगा। अनुराग के वहां से चले जाने के बाद विपिन ने राहत की सांस ली। उसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और फिर अपने कमरे की ओर चल दिया। इस घटना ने उसे बेहद डरा दिया था। अगर वो आज रात ध्यान करने के लिए ना जाग रहा होता तो पता नहीं आज उसके साथ क्या हो जाता। हालांकि खतरा अब थोड़ी देर के लिए टल गया था। अपने बिस्तर पर लेटते हुए विपिन बड़बड़ाया, इस दुनिया में शांति से जीने के लिए उसे शक्तिशाली बनना ही होगा। अगर उसने आज लेवल पार ना किए होते तो अनुराग की कमियां पता होने के बावजूद भी वो उसके सामने थोड़ी देर भी टिक ना पाता। आखिर में उसे ही हार का सामना करना पड़ता। इसलिए उसके लिए सबसे जरूरी था अपनी शक्ति को और बढ़ाना।
वो जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा उतना ही ज्यादा सुरक्षित होगा। ये सब बातें सोचते हुए विपिन को नींद आ गई। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही विपिन की आंख खुल गई। वो सिर्फ 2 घंटे पहले ही सोया था और कल बहुत थक भी गया था, लेकिन फिर भी उसे उठने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसे थकान बिल्कुल नहीं लग रही थी और नया दिन शुरू करने के लिए वो उत्साहित था। उसने तैयार होकर कपड़े पहनते हुए कहा, क्लास का टाइम हो गया है। एक नए जोश के साथ वो क्लास की ओर चल दिया। उसे अपनी क्लास तक आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक मोटा लड़का वहां खड़ा था। विपिन सर, देखिए मैंने क्लास की सफाई कर दी। ये वही लड़का था जिसे विपिन ने आखिरी में अपना स्टूडेंट बनाया था, विक्रम। विपिन को लगा नहीं था कि धमकी देने के बाद ये मोटा दोबारा विपिन को दिखाई भी देगा, लेकिन भागना तो दूर, ये तो सबसे पहले क्लास में आ गया और क्लास की सफाई भी कर दी, जैसे कि इसने कल जाने से पहले कहा था। विपिन बहुत प्रभावित था। बहुत अच्छे। विपिन की शाबाशी सुन विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, सर अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कोई इनाम देने में हिचकिचाइए मत, जैसे कोई नया पोज या सलाह। आपका जब मन करे तब आप मुझे 2 या 4, 5 इनाम दे सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। ये लड़का कभी भी किसी मुफ्त की चीज के लिए मना नहीं करता था। इसे उंगली दो ये हाथ ही पकड़ लेता था। विपिन ने पीछा छुड़ाते हुए कहा, साइड में खड़े हो जाओ, बाकी बच्चों के आने के बाद ही आज का पाठ शुरू करेंगे। कुछ मिनट बाद ही दूसरा स्टूडेंट भी आ गया। विपिन ने देखा, ये तो रोहन था, वही जिसे विपिन ने रितेश से जीता था। लेकिन विक्रम की तरह उसे नई क्लास शुरू करने की खुशी नहीं थी। उसके चेहरे से ही पता लग रहा था कि उसे विपिन से कुछ भी सीखने में कोई रुचि नहीं थी। उसके मत से तो विपिन ने शर्त में उसे जीतकर अपना स्टूडेंट बनाया था। उसमें कोई टैलेंट नहीं था और रोहन जैसे अच्छे स्टूडेंट को विपिन जैसा टीचर मिलना ही शर्म की बात थी। तीसरा स्टूडेंट आरव था। आरव को भाला चलाना आता था। विपिन की सलाह से उसके भाले की ताकत 100% से ज्यादा बढ़ी थी, इसलिए उसे विपिन पर भरोसा था। सभी स्टूडेंट्स में से केवल आरव ही अपनी इच्छा से विपिन का स्टूडेंट बनने आया था। चौथा रोमाई सबसे पहले जो विपिन से ही मिली थी और थोड़ी घबराई हुई थी। बाकी स्टूडेंट्स को देखकर वो और व्यथित हो गई और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। रेनू की आंख खुली और उसका सबसे पहला विचार यही था, आज मुझे मेरी परेशानी का हल मिल जाएगा। कल स्कूल के सबसे बेकार टीचर ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा था कि वो रेनू की दिक्कत को सुलझा सकता था। कमरे में आने के बाद वो पूरी रात इसी बारे में सोच रही थी और देर रात तक उसे इसी चिंता के कारण नींद भी नहीं आई। आज पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रहा था या सच। जो भी हो, आज फैसला हो ही जाएगा। ऐसा सोच उसने जल्दी जल्दी क्लास जाने के लिए तैयारी की और क्लास के लिए जाने लगी। क्योंकि वो मेयर की बेटी थी और उसे एंट्रेंस परीक्षा में टॉप 10 अंक मिले थे, इसलिए उसे हॉस्टल में नहीं रहना पड़ रहा था। स्कूल वालों ने उसे एक छोटा सा घर दे दिया था। उसमें 3-4 कमरे थे और उसका नौकर अनुराग भी वहीं पास में ही रहता था। उसने देखा कि अनुराग अंकल अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे, इसलिए उसने आवाज लगाई, अंकल मैं क्लास में जा रही हूँ। अंकल के कमरे से आवाज आई, मैडम मेरे लिए रुकिए, मैं भी आपके साथ आता हूँ। कुछ सेकंड में ही दरवाजा खुला और अनुराग कमरे से बाहर आया। अनुराग का चेहरा देखकर रेनू दंग थी। अंकल आपका चेहरा ये कैसा हुआ? वो अंकल का सूजा हुआ चेहरा देखकर हैरान थी। उनकी आंखों के चारों ओर काले घेरे बने हुए थे। एक ही रात में भले चंगे अंकल की ये हालत कैसे हो गई? अगर उसने उनकी आवाज ना सुनी होती तो देखकर उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। अनुराग ने बहाना बनाया, ओह ये मुझे कल एक्सरसाइज करते हुए ध्यान नहीं रहा और गलती से खुद को ही चोट लग गई। कोई खुद को ही कैसे मार सकता था? इससे बुरा कोई बहाना नहीं हो सकता। अंकल सच बताइए क्या हुआ? किसने किया ये? मुझे पापा को बताना ही पड़ेगा। रेनू गुस्से से बोली, मैडम आप चिंता मत कीजिए, ये बस एक गलती की वजह से हो गया। मैं ठीक हूँ, थोड़े समय में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आपको अपनी क्लास के लिए निकलना है और मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि वो टीचर आपको कैसे पढ़ाता है। अगर सच में उसे पढ़ाना नहीं आता तो मैं मेयर साहब से इस बारे में बात करूंगा। वे जरूर इस स्कूल में आपके लिए कोई दूसरा टीचर ढूंढ देंगे। अनुराग ने हाथ हिलाते हुए कहा, लेकिन हाथ उठाते ही उसकी चोट पर जोर पड़ा और उसे दर्द के कारण पसीना आने लगा। अनुराग के जोर देने पर रेनू ने आगे कुछ और नहीं पूछा और वे दोनों क्लास की ओर जाने लगे। कुछ कदम आगे चलते ही रेनू ने देखा कि अंकल का पूरा शरीर कांप रहा था। वे थोड़ा भी चल नहीं पा रहे थे और इतना जोर लगाने की वजह से उन्हें पसीना आ रहा था। ये सब देख उससे रहा नहीं गया और वो बोली, अंकल शायद आपको आज आराम करना चाहिए। आपको मुझे क्लास तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं है।
क्लास पास में ही है, मैं खुद चली जाऊंगी। कल विपिन ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमरे में आने के बाद अनुराग ने चोट पर दवाई भी लगाई थी, लेकिन कुछ घंटे आराम करने के बावजूद चोटें अभी भी गहरी थीं। यही बहुत बड़ी बात थी कि वो आज चल पा रहा था। उसने रेनू को दिलासा देते हुए कहा, मैडम, मेयर साहब ने मुझे आपके लिए एक अच्छा टीचर चुनने का काम दिया है, लेकिन मेरे मना करने के बाद भी आपने ऐसे बेकार टीचर को चुना। अब मैं साहब को कैसे मुंह दिखाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस धोखेबाज का असली चेहरा आपके सामने लाकर रहूंगा। आप दिल कितनी साफ है कि आपको किसी की भी बुराई नहीं दिखती। उसके जैसे टीचर को तो दूसरा कोई स्टूडेंट अपना टीचर नहीं बनाएगा। आप देखेंगी, आप ही उसकी इकलौती स्टूडेंट है, तब आपको उस आदमी का असली चेहरा पता लगेगा। इतना कहकर उसने क्लास का दरवाजा खोला। क्लास में विपिन और उसके 4 स्टूडेंट बैठे थे।